बच्चों ये है आपका लेक्चर 229 और हम कर रहे हैं आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दिस ईयर फॉर यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड अगर फ्यूचर में इफ यू आर थिंकिंग टू गो अहेड विथ केमिस्ट्री सो ये चैप्टर आपके लिए बेसिक है, ठीक है। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स हैं कितने नेचर में? टोटल एलिमेंट्स है 118। सो 118 एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे किया गया था? सो पूरी स्टोरी उस पे है, ये एक स्टोरी टाइप चैप्टर है। दिस इज लाइक अ स्टोरी टू यू, ठीक है। सो सबसे पहले जब मैंने ये आपका चैप्टर स्टार्ट लिया है, सो ये चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में पेज 79 पे, ठीक है। सो पेज 79 पे है ये चैप्टर। बट ये चैप्टर सीधा चालू करने से पहले आई विल जस्ट गो अहेड विद दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जब चैप्टर स्टार्ट होगा आप बहुत कुछ पढ़ोगे और लास्ट में यू विल कम अप टू द पीरियोडिक टेबल, मतलब सारे चैप्टर का सार पीरियोडिक टेबल निकलेगा। तो जो चैप्टर का सार निकलने वाला है पहले मैं उसी से ही स्टार्ट लेती हूँ। ये है पेज 86, पेज 86 आपकी एनसीईआरटी पे। जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक साथ में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इफ यू कैन सी। सो देखो सारे जितने भी साइंटिस्ट थे सबने जो ये एलिमेंट्स थे, मैंने कहा 118 एलिमेंट्स हैं आज नेचर, मतलब आज 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बट जब शुरुआत थी तब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नोन भी नहीं थे। तब साइंटिस्ट लगे पड़े थे कि भाई इनको अरेंज करें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंजमेंट की कोई लॉजिक बने। जैसे स्टैंडर्ड वाइज अरेंजमेंट होता है हमारे स्कूल्स में, ठीक है। कैसे अरेंजमेंट होता है कि भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड में, भाई छोटे बच्चे इतने से इतनी एज वाले फर्स्ट स्टैंडर्ड में होंगे, इतने से इतनी एज वाले सेकंड। सो इस तरह से एज के बेसिस पे अरेंजमेंट होता है। सो वैसे ही कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए भी कोई तर्क निकाला गया। सो सबसे पहले वो सब तो हम पढ़ेंगे थ्रू आउट द चैप्टर इज गोइंग टू बी रियली वेरी इजी। अब यहाँ देखो ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप यहाँ देखो ये पिंक वाले हैं, इन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स। ये हैं सारे मेटलॉइड्स, ठीक है। ये फिर ये लाइन ऐसे इस तरह से स्लैंट लाइन है, दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। सो ये मेटलॉइड्स है, मेटलॉइड्स में मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप इसके लेफ्ट साइड देखो, ये पूरा लेफ्ट साइड देखो, ये लेफ्ट साइड है मेटल्स, लेफ्ट साइड है मेटल्स सारे इसके, ये सब क्या है? मेटल्स। अगर आप इसके राइट साइड देखो, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड, ये सारे हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी सी डिस्प्यूटेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, पर वो हमने रखा है, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। नॉन मेटल है पर हमने मेटल्स में रख दिया है, ठीक है। सो एक हाइड्रोजन की पोजीशन शुरू से ही बहुत ही कंफ्यूज्ड रही है। सो यहाँ, ठीक है, जो ये स्लैंट लाइन है, दीज आर मेटलॉइड्स। इस साइड है नॉन मेटल्स, इस साइड है सारे मेटल्स, एंड दिस वन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट प्लेस्ड हेयर इन अमंग द मेटल्स। अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, टोटल रोज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रोज हैं, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे ब्लॉक्स भी कुछ बोला जाता है, खैर आपके काम का नहीं तो भी बता देती हूँ, ब्लॉक्स करके बोला जाता है। जो ये पहले 2 कॉलम है ये एस ब्लॉक है, ठीक है। फिर ये जो ये लास्ट के जो 1 2 3 4 5 कॉलम है ये पी ब्लॉक है, ये बीच के कॉलम है ये डी ब्लॉक है, और ये है एफ ब्लॉक। फिलहाल ये एफ ब्लॉक को आपको देखना भी नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है।
सो आपको ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ठीक है, ये खाली बोलने की बातें हैं। सो अभी आपके लिए वो भी, इन शॉर्ट आपको इतने पे ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा 7 रोज, इस तरह से 7 रोज हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं। अच्छा, और ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और ये हीलियम। फर्स्ट रो में एक ऑर्बिट बनेगा, एक शेल है। सेकेंड रो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सेकेंड रो में 2 शेल बनेंगे, मतलब 2 ऑर्बिट बनेंगे। थर्ड रो में 3 ऑर्बिट, फोर्थ में, इस तरह से जितना रो है उतने ऑर्बिट्स बनेंगे। इन्हें पीरियड्स कहा जाता है, जिसे मैं रो बोल रही हूं, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। और एक बात, अगर आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखो तो एकदम सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है। आपने स्टैंडर्ड 9th में 18 एलिमेंट्स याद करे थे, मेरे को याद है, मैंने ही आपको बोला था करने हैं, और मैंने शायद कराए भी थे, शायद नहीं, मैंने कराए थे। सो यहाँ देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। आप देखोगे तो वेरी ब्यूटिफुली द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस। देखो एटॉमिक नंबर, मैं आपको दिखा रही हूँ बनाने वाले का दिमाग, बनाने वाले ने कितना मतलब कितना एफर्ट लगाया है। आप देखो सारे सीक्वेंस में आ रहे हैं, और शेल्स के, इंक्रीजिंग शेल्स के हिसाब से अरेंजमेंट किया है, और एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस से अरेंजमेंट है, ठीक है। सो सी द ब्यूटी। हमारे कोर्स में है कैल्शियम तक, दिस इज कैल्शियम, ठीक है, यहां तक है। अच्छा, देन और यहाँ और एक और चीज देखेंगे हम। और अगर आप ग्रुप वाइज बात करो, ग्रुप इन द सेंस कॉलम वाइज, तो देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा। सो अगर आप कॉलम वाइज बात करो, सो कॉलम वाइज आप देखो, जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट ग्रुप है, अगर आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता था कि मतलब उसमें डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ग्रुप है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सेकेंड ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर सीधा फर्स्ट सेकेंड, इसके बाद 13th ग्रुप है, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स, 14th ग्रुप 4 इलेक्ट्रॉन्स, 15th ग्रुप 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 और 8, ठीक है। आपके इस बार 10th में आपको क्या पढ़ना है, आपको 10th में ये 2 लाइनें पढ़नी है, एस वाली, ठीक है, और फिर ये सीधा ये 13, 14, 15, 16, 17 ये पी वाली लाइनें पढ़नी है, ठीक है। सो आपके लिए ये डी और एफ कोई काम का नहीं है इस साल। आपको डी और एफ, अगर फर्दर इफ यू आर टेकिंग साइंस, तो आपको ये सब मैटर करेगा। राइट नाउ इन स्टैंडर्ड 10th खाली ये एस वाला आपके काम का है, ये एस के 2 ग्रुप्स, एंड देन आपके ये, आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी होगा, इसको लगते ही आएंगे, ठीक है। सो देखो आपको क्या याद करना है इस साल। सो ये पूरा एस वाले 2 कॉलम्स, एंड देन ये पी वाले 5 कॉलम्स, 13, 14, 15, 17, 18, ठीक है। ये डी एकदम आपके लिए नहीं है, एंड ये एफ वाला ब्लॉक भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। सो दिस वॉज जस्ट अ स्टार्टिंग। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको सिर्फ इतना करना है मेरे लिए, आपने खुद के लिए, फॉर अवर होमवर्क, कि आपको ये एस ब्लॉक एंड आपको ये पी ब्लॉक ये ड्रॉ करना है। अच्छा, इसमें देखो आप, इसकी भी ब्यूटी देखो, इसके अंदर देखो, देखो सिंबल लिखा हुआ है, एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है,
उसके ऊपर उसका एटॉमिक नंबर है और उसके नीचे उसका एटॉमिक मास है। मतलब ब्लॉक के अंदर 4 चीजें दी हुई हैं, सिंबल, नाम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ठीक है, सिंबल, नाम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो तो 118 एलिमेंट्स को परफेक्टली जगह दी गई है। ये देखो लास्ट एलिमेंट है 118, बहुत ही परफेक्टली इन्होंने जगह दी है। ठीक है, सो ये थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मैंने आपको सीधी समझाई। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने में बहुत ज़्यादा संघर्ष लगा साइंटिस्टों द्वारा। साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए। तो ये चैप्टर वही मेहनत पढ़ने के लिए है कि आखिर हमारे साइंटिस्टों ने कितने पापड़ बेले जब ये 118 एलिमेंट्स एट लास्ट इतने प्रॉपरली, इतने अच्छे से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर पाए। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो देखो, सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब एक परफेक्ट एक स्ट्रेटेजी में क्लासिफाई करना एलिमेंट्स को। अगर आप देखो, मैंने स्टैंडर्ड 9th में आपको चैप्टर पढ़ाया था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी वाला कुछ चैप्टर था, और हमने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को भाई, फिर बहुत सारे ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फिर फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटे। याद है आपको कितना क्लासिफिकेशन था स्टैंडर्ड 9th में एनिमल्स को? सो क्लासिफिकेशन क्यों था कि जो एक जैसी टाइप के हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएं और हमको याद करने में आसानी हो। सो वैसा ही कुछ एलिमेंट्स का है। एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और एलिमेंट्स नए नए फाइंड भी होते जा रहे हैं। तो इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक क्लासिफाई करने की ज़रूरत है। पीरियोडिक मतलब एक सीक्वेंस में, एक पीरियड वाइज कि भाई इसके बाद ये आएगा, और उसका कोई तर्क भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं मन पड़ा तो हमने, जैसे ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टडी के बाद ये बनाई गई है। ठीक है, सो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, आप एक परफेक्ट पीरियड में एक आप तर्क बना के क्लासिफाई करते हो एलिमेंट्स को। ठीक है, सो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मैटर है हमारे इर्द गिर्द वो एलिमेंट्स के फॉर्म में है, कंपाउंड्स के फॉर्म में है, मिक्सचर के फॉर्म में है। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही तरह के एटम्स कंटेन करते हैं। सो टोटल हमारे पास हैं 18 एलिमेंट्स। तो वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेक 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। सो ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आउट ऑफ दिस इन सब में मतलब इन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इनमें से 118 एलिमेंट्स में से 98 एकदम नेचुरली अकर होते हैं। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, खुद ही अकर होते हैं। सो जैसे जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, साइंटिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी गई इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को लेके। सो उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा कि they found it very difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern. वो कुछ पैटर्न के बारे में सोचने लगे, on the basis of which they could study such a large number of elements. तो 118 एलिमेंट्स एक एक करके स्टडी करने में दिमाग चला जाता। तो साइंटिस्ट तरीका खोजने लगे कि एक कोई पैटर्न मिले जहाँ एक ग्रुप में ये सब अरेंज हो जाए, एक ग्रुप में अरेंज हो जाए और हमें थोड़ी सी शांति मिले। सो ऐसे सब ने अटेम्प्ट्स किए। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये बहुत ही इजी चीज़ है। आप अगर देखो, आपके घर आपके कपड़े होते हैं, आपके कपड़े एक पर्टिकुलर जगह पे आपकी मम्मी रखेगी, फिर आपके पापा के होंगे वो एक दूसरे शेल्फ में रखेंगी। तो वो ये क्यों मम्मी ऐसा अरेंजमेंट क्यों करती? एकदम आप घर की तरफ ही देखो ना अपने, तो ये आप अरेंजमेंट क्यों करते हो कि ताकि जब ढूंढने जाएं तो मिल जाए, वैसा कुछ। सो वैसे ही एलिमेंट्स का भी वैसा है। अगर वो क्लासीफाई एक जैसी प्रॉपर्टीज, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अगर एक ग्रुप में होंगे तो साइंटिस्ट के लिए आसानी रहेगी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने में या कुछ नया फाइंड करने में। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो
तो पहले शुरू में जब क्लासीफाई किया था तब मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही क्लासीफाई किया गया था। तब ज्यादा साइंटिस्टों को मेटलॉइड्स का पता नहीं था। मेटलॉइड्स क्या? सो मेटलॉइड्स मैंने आपको बताया था, ये सेंटर, ये पिंक लाइन, ये जो मेटलॉइड्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, ये मेटल की भी प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी कंटेन करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले साइंटिस्ट आए डॉबरनेर। ठीक है। मतलब जब ये सारी, जब तो जो है चालू हुई, मतलब जब ये सारा चालू हुआ कि भाई अरेंज करना है, अभी हमें क्लासीफाई करना है, तो सबसे पहले किसने ट्राई किया? डॉबरनेर ने ट्राई किया। ठीक है। इनका पूरा नाम है, अच्छा, इन्होंने कब ट्राई किया? सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की डॉबरनेर ने, और उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को नाम दिया डॉबरनर्स ट्रायड्स। ठीक है। उन्होंने ट्रायड्स क्यों, तो मैं आपको बताऊंगी आगे। सो देखो कब ये इन्होंने ट्राई किया। सो इन द ईयर 1817 जोहान वोल्फगैंग डॉबरनर, अ जर्मन केमिस्ट, tried to arrange the elements with similar properties into groups। सबसे पहले 1817, सी मतलब कितना टाइम, सबसे पहले डॉबरनर ने 1817 जोहान वोल्फगैंग डॉबरनर ने अरेंज करा एलिमेंट्स को, एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज करा। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने कुछ ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए कि भाई, और उन्होंने हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स डाले। अब वो उनका अरेंजमेंट पैटर्न था। आप कहोगे 3 एलिमेंट का क्या फंडा है? उन्होंने सोचा और उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप में उन्होंने 3-3 एलिमेंट डाल दिए। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रायड्स। और क्योंकि उन्होंने हर ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स रखे थे, अब वो अरेंजमेंट कर रहे हैं उनकी मर्जी। ठीक है, कि क्यों मैडम 3 क्यों रखे, 5 क्यों नहीं रखे, 8 भी तो रख सकते थे। उन्होंने 3 रखे, वो उन्होंने, उनका फंडा था, कोई उनका लॉजिक था, और इसलिए उन्होंने, सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्रायड्स, TRIADS। तो ट्रायड्स वर्ड ट्राई, ठीक है, 3। सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स ट्रायड, मतलब एक एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स रखे। अभी डॉबरनर ने दिखाना क्या चाहा ऐसा करके? Dorner showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of the other 2 elements। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉबरनर ने दिखाना क्या चाहा। डॉबरनर ने दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने पहले तो बोला कि मैंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया है। पहले के साइंटिस्ट पता नहीं क्यों एटॉमिक मास को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, एटॉमिक नंबर को नहीं। तो पहले के साइंटिस्टों ने, मतलब जो भी पहले साइंटिस्ट आए, सब ने एटॉमिक मास को लेके ही अपनी स्टडी करी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई मैंने इस ट्रायड में मैंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करा है। और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि भाई जो मैंने अरेंजमेंट किया है, सो इस अरेंजमेंट में मैंने जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दूसरे 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। सो कोई आपसे पूछे कि डॉबरनर ने क्या बोला, सो डॉबरनर ने यहां से यहां तक बोला। अच्छा, अब क्या बोला वो समझो। देखो पहले तो मैं दिखाती हूँ उन्होंने किया क्या। तो देखो इस तरह से इन्होंने, ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है। सो यही एलिमेंट्स इन्होंने दिखाए। सो जितने एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली वो उतने ही दिखाएंगे। सो ये डॉबरनर की पीरियोडिक टेबल है, ये डॉबरनर ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ग्रुप ए उसका एटॉमिक मास, ग्रुप बी उसका एटॉमिक मास, ग्रुप सी उसका एटॉमिक मास। ठीक है। अच्छा, और फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जो 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है, सो ये और ये एलिमेंट, जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास रफली इसके एवरेज एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है। कैसे, मैं दिखाती हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14, और इसका
सो ये जो आर्सेनिक है, ठीक है, सो ये जो एस आर्सेनिक 74.9 डिवाइड 2, ठीक है। अब इनका करते हैं। सो 14 + 74 14, 74.9 8 88.9, सो 88.9 डिवाइड 2। सो इसका डिवाइड 2 करेंगे, 88.9 डिवाइड 2। सो 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा, सो 44.45। सो आप देख सकते हो ये जो ग्रुप ए है उसमें जो उनका लॉजिक है कि भाई उसका एटॉमिक मास रफली उसके बराबर होगा, वो तो आया ही नहीं, ठीक है। 44.45 आंसर है, पर इसका 31 है, ठीक है। फिर इसको आप ये सेकंड वाले ग्रुप में ट्राई करो। सेकंड वाले में देखो 40.1 प्लस 137.3 प्लस 137.3। देखो फर्स्ट वाले में तो ये सेटिस्फाई हुआ ही नहीं उनका कंडीशन, उनका खुद का कंडीशन, उन्होंने खुद ने ये अरेंजमेंट किया है, पर वो कंडीशन उनका ग्रुप ए के लिए तो फेल है। अब ग्रुप बी के लिए चेक करते हैं। सो ग्रुप बी है 4 7, सो 177.4, सो 177.4 को डिवाइड करेंगे 2 से। सो 2 1 जा 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, सो 88.7। हाँ देखो ये रफली आया, ठीक है, 87.6 88.7। सो इसके लिए सक्सेस है। फिर ग्रुप सी के लिए भी मेरे ख्याल से आएगा आंसर। तो आप देख सकते हो कि उनके खुद के अरेंजमेंट में एक जगह फेल है, मतलब जो ये चीज कह रहे हैं कि भाई जो 2 एलिमेंट्स हैं उसके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर तीसरा एवरेज एटॉमिक मास होगा। सो वो तो डिस्प्यूटेड ही हुआ ना, मतलब आप एक जगह सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो और 2 जगह कर रहे हो, ठीक है। सो उन्होंने मतलब खाली उनको 3 ऐसे कॉलम्स मिले या 3 ऐसी ट्रायड्स मिली जो ये सेटिस्फाई कर रही थी, ठीक है, सब कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। सो इसलिए यहाँ ये इनका फेलियर हो गया, ठीक है। सो यहाँ ये फेल हो गए। सो कोई पूछ भाई, सो इसकी लिमिटेशन क्या थी? सो लिमिटेशन यही थी कि डॉबर्नर कुड, यहाँ पे इसकी लिमिटेशन, डॉबर्नर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। सो डॉबर्नर खाली 3 ट्रायड्स ही दे पाए, मतलब ये 3 के लिए ही, जैसे देखो ये एक ट्रायड, ये दूसरी, ये तीसरी, सो सिर्फ 3 ट्रायड्स ही ऐसे दे पाए। हैंस दिस सिस्टम, क्योंकि ये बहुत कम एलिमेंट्स पे ये अप्लाई हो रही थी चीज, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं हुई, ठीक है। एक तो उन्होंने भाई एटॉमिक मास, ठीक है, वो तो सारे साइंटिस्ट शुरू से ही एटॉमिक मास को ही दे रहे थे तवज्जो, बट ये जो इनका जो देखो इसमें देखो खुद का ही इनका फेल गया, देखो यहाँ नहीं आ रहा है। सो खुद में ही एक तो उनका लिमिटेशन यही था कि भाई जो चीज़ वो खुद बोल रहे थे वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी उनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर, और दूसरा उन्होंने बहुत कम एलिमेंट्स को जगह दी थी। सो डॉबर्नर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स में से सिर्फ 3 ट्रायड्स ही वो पहचान पाए, और इसलिए ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड्स, ये जो 3-3 का अरेंजमेंट था वो फेल गया, ठीक है। सो ये इनकी लिमिटेशन हुई। सो जोहान वुल्फगैंग डॉबर्नर फेल्ड, उनकी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी वो फेल हुई। अच्छा, अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा, यहाँ ऑक्टा, अब यहाँ देखो वहाँ ये जो थे डॉबर्नर ट्रायड्स में ये ऑक्टेव्स, मतलब ऑक्टेव्स मतलब ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8। इनका मानना था कि भाई जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, ये भी एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने भी अरेंज किया। सो इन्होंने बोला कि जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है एवरी फर्स्ट एलिमेंट से। जैसे सरगम होती है ना, सा रे गा मा पा, ठीक है। सो उनका बोलना था जैसे वो म्यूजिक होता है ना, सो उसका एक सुर लास्ट वाले सुर से मिलता है, ऐसा कुछ। सो उन्होंने वही बोला था कि भाई जो फर्स्ट हम जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करेंगे, सो फर्स्ट एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक 8th
एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से मैच करेगी। इन्होंने भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही अरेंजमेंट किया था, ठीक है। सो यहाँ देखो द अटेम्प्ट्स ऑफ दूसरे आए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। तो डॉबर्नर तो फेल गए, उनका जो क्लासिफिकेशन था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि जो उन्होंने जो ट्रायड्स मतलब जो ये ट्रायड ये थे वो खाली तीन ट्रायड्स पे थे और एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं। अब न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, द अटेम्प्ट्स ऑफ डॉबर्नर इनकरेज अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टी विद देयर एटॉमिक मास। डॉबर्नर ने एक चीज करी कि उन्होंने एटॉमिक मास पे महत्व दिया। सो जो नए साइंटिस्ट है उनको ये एटॉमिक मास वाली बात अच्छी लगी। सो 1866 में जॉन न्यूलैंड थे जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने तब के जो एलिमेंट्स थे उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए, ठीक है। सो इन 1866 जॉन न्यूलैंड एंड इंग्लिश साइंटिस्ट अरेंज्ड then known elements in order of increasing atomic masses, ठीक है। चालू कहाँ से किया था? he started with the element having lowest atomic mass हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सबसे कम था, सबसे ज्यादा एटॉमिक मास 56 एलिमेंट उस टाइम, मतलब 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। सो उन्होंने ये 56 एलिमेंट्स चालू कहाँ से किया? हाइड्रोजन से, और एंड किया थोरियम पे, उसका सबसे ज्यादा था। अच्छा, ये ही स्टार्टेड मतलब हाइड्रोजन से चालू करके उन्होंने थोरियम पे एंड किया था। सो ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। उन्होंने क्या देखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी जैसी है। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। तो ऑक्टेव्स जो सुर होते हैं म्यूजिक में उससे कंपेयर किया। सो इसीलिए क्योंकि सारे गामा इस तरह से उन्होंने उससे अरेंज मतलब सारे गामा पा धा नी, ठीक है, इस तरह से सारे गामा पा धा नी। सो उन्होंने इसलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला, कहीं इन्होंने म्यूजिक से जोड़ दिया इसे। ऑक्टेव्स मतलब 8 सुर होते हैं, सो वैसे ही सो इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने कैसे अरेंज किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। सबसे पहले हाइड्रोजन रखा था, सबसे लास्ट रखा था थोरियम, और उन्होंने यहाँ पे भी एटॉमिक मासेस को, और उनका मानना था, जो मानना था वो उसको तो बहुत ध्यान से देखो। इनका क्या मानना था? ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट, ये देखो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मानते क्या। इन्होंने देखा कि भाई 8th एलिमेंट है प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, इसलिए तो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव नाम रखा, ठीक है। सो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम आर फाउंड टू बी द सेम। तो जब उन्होंने ये अरेंजमेंट किया तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम आई। ऑब्वियसली लिथियम तीसरे नंबर पे है, ये 11th नंबर पे, तो सेम। सो सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी मतलब ये 4th था, ये 12th था, तो ये 8, दोनों का 8, मतलब जो 8 का अगर डिफरेंस है सो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी पहले एलिमेंट के बराबर होगी। सो इस तरह से उन्होंने, ये उनका लॉज ऑफ ऑक्टेव था। देखो यहाँ पे, सो ये इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव है। सो ये इस तरह से, और कहीं कहीं देखो इन्होंने एक ही ग्रुप, एक ही जगह पे, एक ही बॉक्स में उन्होंने 2 एलिमेंट्स को जगह दे दी है। देखो कोबाल्ट और निकल, और यहाँ भी देखो इन्होंने 2 को साथ में जगह दे दी है, ठीक है। और कहीं इन्होंने खाली जगह छोड़ी है कि कभी एलिमेंट्स कभी नए आएंगे तो उनको जगह दूंगा। मतलब ये थोड़ा सा बेहतर था डॉबर्नर से। यहाँ इन्होंने थोड़ा फ्यूचर का भी सोचा था, भाई कभी कोई एलिमेंट्स नए फाउंड हुए उनके लिए भी जगह छोड़ी, और इन्होंने कहीं सेम जैसे लगे कि, तो वहां उन्होंने एक ही में दे दिया। अच्छा, मैं बोल रही हूँ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। यहाँ देखो सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। इंडियन म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी होते हैं, पर वेस्ट में क्या होते हैं? वेस्ट में होते हैं डो रे मी फा सो ला टी। ये रहा, देखो इन्होंने वेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली, सो डो रे मी फा सो ला टी। हमारे इंडियंस में होते हैं सारे गामा पा धा नी,
और ये देखो इनमें ये जो डो रे मी फा सो ला टी, सो इन्होंने ऑब्वियसली वेस्ट के हिसाब से ही करा होगा, उनको कहाँ क्लासिकल इंग्लिश हिंदी हमको ही नहीं पता, उनको क्या पता होगा म्यूजिक। सो ये उन्होंने अपने वेस्टर्न के हिसाब से डो रे मी फा सो ला टी, ये वेस्ट में ये सुर पढ़ते हैं, ठीक है। सो इस तरह से मतलब उन्होंने बोला कि रिपीट होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अब इनकी लिमिटेशन फेल कहाँ हुए ये, ठीक है। ये इन्होंने सोचा था, यहाँ ये सब इनकी सोच थी, ये इन्होंने किया। अब फेल कहाँ हुए, लिमिटेशन कहाँ आई। सो लिमिटेशन आई, सो सबसे पहली लिमिटेशन, it was found that law of octaves was applicable only up to calcium, as after calcium every eighth element did not possess property similar to that of first। ये जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव है खाली कैल्शियम तक ही सही पड़ रहा था, मतलब हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सेम खाली कैल्शियम तक ही हो रही थी, कैल्शियम के बाद कुछ भी नहीं, मतलब कैल्शियम के बाद कुछ सही था ही नहीं। सो एक तो ये पहले लिमिटेशन ये आई। दूसरी लिमिटेशन, it was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future, but later on several new elements were discovered whose properties did not fit into law of octaves। मतलब ये उन्होंने, खैर यहाँ देखो उन्होंने तो भी 2 डैश तो छोड़ी है, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा गैप्स खैर नहीं छोड़ी थी। अगर आप देखो कहीं खाली कॉलम कुछ नहीं है, खाली बॉक्स नहीं है, यहाँ 2 खाली डैश दिखी आपको, बाकी कहीं इन्होंने कहीं बॉक्स जैसे कुछ, तो उनका मानना क्या था, इट वॉज अज्यूम बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स, उनका मानना था कि खाली 56 एलिमेंट्स ही हैं नेचर में, और फ्यूचर में कोई एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे, कभी कोई एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं होंगे। और फिर जब फ्यूचर में डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज वो मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेव में बैठ ही नहीं रहे थे नए एलिमेंट, उन्होंने खाली 56 एलिमेंट्स को सोच के ये टेबल बनाई थी। So, in order to fit elements into his table, Newland adjusted 2 elements into the same slot, but also वो put some unlike elements under the same note, ठीक है। So, इन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने, ये तीसरी लिमिटेशन इनकी, क्या किया, फिट करने के लिए, भाई एलिमेंट्स खाली फिट हो जाए मेरी टेबल में। सो न्यूलैंड ने एडजस्ट किए 2 एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में, ठीक है। यहाँ देखो ये 2 एलिमेंट्स हैं, सो इन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया, ठीक है। सो न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट, और कुछ अनलाइक एलिमेंट्स थे वो भी एक ही जगह डाल दिए, ठीक है। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज मैच भी नहीं हो रहे थे, उन्होंने एक ही जगह डाल दिए। जैसे उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह डाल दिया। सो कोबाल्ट निकल को उसी में ही डाला है जहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जबकि इनकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने बस कुछ भी कहीं भी किया। जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने कोबाल्ट एंड निकल को सेम स्लॉट में डाल दिया, ठीक है। कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह डाला है, and these are placed in the same column as fluorine, chlorine, bromine which have very different properties than these elements। और मतलब जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से डिफरेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैलोजन है, ठीक है, और इनकी इन तीनों की प्रॉपर्टीज इससे पूरी डिफरेंट है, ठीक है। सो इन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इसको मतलब ये मैच ही नहीं हो रहा था, ठीक है। सो विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दिस एलिमेंट्स। सो आयन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट्स। और जो आयन है जिनकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल जैसी है वो तो रखा ही नहीं साथ में, ठीक है। तो ये खाली एक चीज आपको हाईलाइट करी गई है कि भाई क्या फॉल्ट आई, तो 3 फॉल्ट आई। पहली फॉल्ट थी कैल्शियम तक ही सही था इनका, कैल्शियम के बाद कुछ ठिकाना नहीं था। दूसरा, इन्होंने सारी जो सोच थी 56 एलिमेंट्स तक ही सीमित रखी। तीसरा, इन्होंने
फिट किए एलिमेंट्स, एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स डाले, पर एक ही मतलब एक जो इनका स्लॉट था, ये जो एक इनका, उस स्लॉट में अनलाइक एलिमेंट्स भी डाले, मतलब किसकी प्रॉपर्टी किसी से मैच ही नहीं हो रही थी। अगर आप एक उसमें डाल रहे हो तो प्रॉपर्टी तो मैच होनी चाहिए ना। जैसे भाई स्टैंडर्ड 1 है आपके स्कूल में, तो स्टैंडर्ड 1 में स्टैंडर्ड 1 के ही बच्चे होने चाहिए ना। स्टैंडर्ड 1 में यहाँ स्टैंडर्ड 4th वाला आ जाएगा, तो ऐसा ही कुछ था। सो उसे और दूसरी, अच्छा पॉजिटिव क्या था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली। जो लाइटर एलिमेंट्स थे उनके लिए ये अच्छा काम कर रहा था, बाकी थोड़े जो हैवियर एलिमेंट्स थे उनके लिए ये लॉ काम का कम था। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सेकेंड साइंटिस्ट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ही एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। ठीक है, अब तीसरे आएंगे मेंडलीव। ठीक है, अब आए मेंडलीव। अब मेंडलीव बहुत ज्यादा बेहतर थे इन दोनों से। मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को ही पकड़ के रखा, पर ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव आए, ये जो आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, सो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ही कुछ, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, सो ये आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, मेंडलीव से ही, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव से ही बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, सो मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी रिजेक्ट हो गया, तो अभी भी साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे और अभी भी उनकी सुई एटॉमिक मास पे ही अटकी हुई थी। सारे साइंटिस्ट अभी भी एटॉमिक मास के हिसाब से ही सोचे जा रहे थे। So the main credit for classifying elements goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev। ठीक है, सो आखिर जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया सबसे अच्छे से डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने किया। ठीक है, सो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स, जो देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज आप पढ़ते हो वो थोड़ा सा एक इम्प्रूवमेंट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव ने इतने अच्छे से अपना काम किया कि फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई जा सकी। ये देखो, ये है मॉडर्न, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है जो कि आपकी एनसीईआरटी के पेज 83 पे है। आप देख सकते हो, इन्होंने देखो इस तरह से इन्होंने पीरियड्स दिए हैं, ये ग्रुप। तो आपको मैंने जब चैप्टर चालू ही हुआ था तो मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा दी थी तभी, जो आज हम पढ़ते हैं, जो सच्ची है, जो सही है। सो आप देख सकते हो कितनी कितनी थोड़ी सी सिमिलर जैसी बैठ रही है। ठीक है, सो ये इन्होंने काफी काम किया अपनी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सो द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स गोज टू डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, a Russian scientist. He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements. Elements are arranged on the basis of fundamental property, the atomic mass, and on the similarity of chemical properties. इन्होंने देखो क्या काम किया। He was the most important contributor to the early development of periodic table of elements, wherein the elements were arranged on the basis of fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. सो एलिमेंट्स कैसे अरेंज करे गए, एलिमेंट्स अरेंज करे गए, इन्होंने देखो खाली एटॉमिक मास पे ही भार नहीं दिया, उन्होंने 3 चीजों पे भार दिया। कौन कौन सी? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, 3 चीजों पे भार दिया, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे इनका अरेंजमेंट था। सो इन्होंने देखो 3 चीजों पे ध्यान दिया। सो जब मेंडलीव ने अपना काम करना चालू किया तब खाली 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, और ही एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने हर चीज पे ध्यान दिया, एटॉमिक मास, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किया कंपाउंड्स पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनते हैं। सो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे सिलेक्ट किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और वो कंपाउंड्स बना रहे थे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ। सो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का जो फॉर्मूला था
और वो भी एक उन्होंने क्लासिफिकेशन में उसका भी ध्यान दिया. He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. He sorted out the with similar properties, pinned the cards. 63 ये सब उन्होंने मेहनत, इनकी मेहनत यहाँ लिखी हुई है. उन्होंने 63 कार्ड्स पे सबकी प्रॉपर्टीज लिखी. फिर उन्होंने एक एक कार्ड को मैच किया कि किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ बैठ रही है. It was also observed that these occurs a periodic recurrence of elements with similar physical chemical. On this basis Mendeleev formulated a periodic law. तो इतनी सारी मेहनत करने के बाद मतलब कार्ड्स बनाए, फिर जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ बैठ रही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ये सब मतलब बहुत मेहनत के बाद उन्होंने एक लॉ दिया. क्या लॉ दिया उन्होंने? जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलते हैं. सो क्या लॉ था इनका? सो मेंडलीव फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ. एक उन्होंने पीरियोडिक लॉ बनाया विच स्टेट्स दैट, ये रहा इनका लॉ. 1 मार्क में आता है, जो आपको रटवाया भी जाता है स्कूल्स में. द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. मतलब जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मासेस से रिलेटेड हैं. ठीक है. सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स. तो ये मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई, उसमें ये चीज़ आपने देखी थी, तो मेंडलीव की वजह से ही था. ठीक है. सो मेंडलीव पीरियड कंटेन्स वर्टिकल कॉलम्स एज ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एज पीरियड्स. ठीक है. सो इस तरह से ये. अच्छा, अभी इसके एडवांटेजेस क्या थे? अब देखो हर जगह आपने डिसएडवांटेज पढ़े, मेंडलीव में एडवांटेज भी ढेर सारे थे. सो अचीवमेंट्स या एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. एडवांटेजेस क्या थे या अचीवमेंट्स क्या थे? So while developing periodic, there were few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass before with slightly lower the sequence so that elements with similar could be grouped together. For example, cobalt atomic mass appeared before nickel 58.7. Can you find out further left some gaps? अच्छा, उन्होंने बिल्कुल एटॉमिक मास के अरेंजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. ठीक है, कि भाई जो कम वाला है ज़्यादा वाला है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. सो while developing periodic table there were few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater before an element with a slightly lower. The sequence was inverted. जब उन्होंने बनाया था तो एक कम एटॉमिक मास वाला पहले, ज़्यादा वाला बाद में, ऐसा था. पर फिर उन्होंने बदला. द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर. उन्होंने सीक्वेंस बदला ताकि एक जैसे एलिमेंट्स एक जगह पे आ पाए. फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका एटॉमिक मास है 58.7. ठीक है. सो इस तरह से उन्होंने मतलब थोड़े से चेंजेस भी करे, मतलब बिल्कुल उस पर अड़े नहीं रहे अपनी बात पे. ठीक है. While developing periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with slightly greater atomic mass, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, before an element with a slightly lower atomic mass. उनको करना पड़ा, बड़ा जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाले को भी पहले रखना पड़ा. पर द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड. ये सीक्वेंस क्यों बदलना पड़ा? सो दैट एलिमेंट्स, उन्होंने मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा ध्यान दिया. ठीक है, कि एक जैसे एलिमेंट्स प्रॉपर्टी, मतलब एक दो जगह उनको चेंजेस करने पड़े कि ज़्यादा वाला पहले, कम एटॉमिक मास वाला बाद में, वो उन्होंने किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिया कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एक जगह रहें. ठीक है. फिर दूसरी चीज़, ये इनका पहला अचीवमेंट कि थोड़े चेंजेस करने पड़े तो उन्होंने किए एटॉमिक. दूसरा है मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑफ दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स. Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. अब दूसरी चीज़, उन्होंने गैप्स छोड़े, पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़ दिए. उनको था कि फ्यूचर में इस जगह पे कोई एलिमेंट्स डिस्कवर ज़रूर होंगे, उनकी भविष्यवाणी थी.
सो मेंडेलिव लेफ्ट, ये दूसरा एडवांटेज। पहला एडवांटेज उन्होंने एटॉमिक मास को पूरा, उन्होंने प्रॉपर्टीज को ज़्यादा भार दिया। दूसरा एडवांटेज है उन्होंने पहले ही गैप छोड़ दिए थे, ठीक है। सो उन्होंने ये गैप को डिफेक्ट नहीं समझा, उनको ये लगा कि कुछ एलिमेंट्स फ्यूचर में आएंगे और उन्होंने उन गैप्स की जगह नाम भी लिख दिया। उन्होंने एका फिर इस तरह से उन्होंने नाम भी रख दिया। मतलब उन्होंने संस्कृत का ऐसे जब गैप छोड़ा तो खाली गैप नहीं, उसके अंदर नाम भी डाल दिया एका करके, ठीक है। सो संस्कृत के 2-3 नाम भी उन्होंने लिख दिए उसके अंदर कि भाई फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आया तो यहाँ रख देना, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर। मतलब फिर आगे जाके ये सच में, मतलब जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, खाली जगह छोड़ी थी, खाली बॉक्स छोड़े थे, तो फ्यूचर में स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर भी हुए, ठीक है। सो ये एक एडवांटेज था कि उन्होंने इतना सोचा। डिस्कवर्ड लेटर हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू, तो उन्होंने जगह छोड़ी थी सिमिलर टू एका लिख दिया था, ठीक है, उन सब में। सो सिमिलर टू एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली। फिर इस तरह से मतलब इन्होंने जगह छोड़ी थी और फ्यूचर में निकला भी, ठीक है। सो इस तरह से मतलब नए एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो रहे थे और वो बैठ भी रहे थे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। सो इससे पता लगता है उनकी जो पीरियोडिक टेबल कितनी सही थी, ठीक है। सो ये एक सक्सेस थी, मतलब पीरियोडिक टेबल की उनकी ये सक्सेस थी, ठीक है। सो नोबल गैसेस लाइक, यहाँ आ जाए सीधा, noble gases like helium, neon and argon have been mentioned in many a context before. These gases are very late because they are inert and present in extreme low in our earth. One of the strengths was that when these were discovered they could be placed in a without disturbing. So इन्होंने नोबल गैसेस की भी एक जगह बना के रखी थी, तो मतलब ये भी एक पॉजिटिविटी थी। सो जो नोबल गैसेस थी, सो व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड, ठीक है, व्हेन नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड दे कुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। मतलब इन्होंने पीरियोडिक टेबल इतनी ज़्यादा सही, ये तीसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि इन्होंने इतनी सही से बनाई थी जब नोबल गैसेस आगे जाके डिस्कवर हुई, क्योंकि नोबल गैसेस बहुत देर से डिस्कवर हुई। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम पाई जाती हैं। सो जब वो डिस्कवर हुई तो वो आराम से उनकी पीरियोडिक टेबल में सेट हो पाई, ठीक है। So noble gases like helium, argon, neon have been mentioned in many before this. These gases were very late. बहुत ज़्यादा इनका डिस्कवरी लेट हुआ, पर जब भी डिस्कवरी हुआ तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में उनको जगह मिल गई। ये तीसरा एडवांटेज। अच्छा, अब इनकी लिमिटेशन क्या है? ये आपने एडवांटेज पढ़ा, पॉजिटिव चीज़ें। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ मेंडेलिव। सो लिमिटेशन है electronic configuration of hydrogen resembles that of alkali. Like alkali, hydrogen combines with halogens, oxygen, sulfur to form having similar formulae. Just like halogens, hydrogen also exists as diatomic and it combines with metals and non-metals to form covalent. अच्छा, सबसे पहला हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आज तक कंफ्यूजिंग रहा है। सो मेंडेलिव की पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का ही कुछ खबर नहीं था, ठीक है। मतलब सबसे पहला झगड़ा हाइड्रोजन का था, पहला लिमिटेशन। सो पहला था नो फिक्स्ड पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कुछ फिक्स जगह नहीं थी, और ये सारा उसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि हाइड्रोजन इसके साथ भी कंबाइन हो जाता है, हाइड्रोजन इसके साथ भी कंबाइन हो जाता है, तो उसको डालें किसमें, ठीक है। सो सबसे पहला लिमिटेशन, no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of Mendelic periodic table. ये सबसे पहली थी। He could not assign a correct position to hydrogen. हाइड्रोजन को जगह ही नहीं दे पा रहे थे। और इसके बाद सेकेंड, हमने आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 9th में। सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट, पर सेम, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सो आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर हैड प्रपोज्ड दिस पीरियड। लेट अस रिकॉल दैट आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है।
केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटॉप्स के लिए कुछ भी नहीं था इनके लिए, क्योंकि आइसोटॉप्स के सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। सो आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, क्योंकि लेट डिस्कवर हुए थे तो वहां भी डिस्टर्बेंस हो रहा था। सो ये सेकंड इनका लिमिटेशन। आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो आइसोटॉप्स के लिए भी कुछ खास जगह नहीं थी, क्योंकि आइसोटॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते पर एटॉमिक मास डिफरेंट होते, तो रखें कैसे उसको, क्योंकि इन्होंने तो पूरी पीरियोडिक टेबल किस पे बनाई थी, एटॉमिक मास पे बनाई थी। तीसरी प्रॉब्लम, ये दूसरी प्रॉब्लम आइसोटॉप्स की आई। तीसरी प्रॉब्लम, अनदर प्रॉब्लम वाज दैट एटॉमिक masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So it was not possible to how many elements could be discovered between. So another problem थी कि एटॉमिक masses थे वो उनकी पीरियोडिक टेबल में ऐसे बढ़ ही नहीं रहे थे, वैसा नहीं हो रहा था। सो वो पॉसिबल नहीं था। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स, क्योंकि एक प्रॉपर उन्होंने देखो कहीं कहीं पोजीशन के साथ आपने पढ़ा था एडवांटेज में कि कहीं उनको लग रहा था केमिकल प्रॉपर्टी साथ में बैठे तो थोड़ा कर रहे थे, आगा पाछा कर रहे थे, पर यही चीज उनकी लिमिटेशन भी बनी। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे इस तरह से। सो इस तरह से अगर आप खाली हैवियर एलिमेंट्स भी सोचो तो भी पता नहीं था कि भाई कैसे अरेंजमेंट होगा, क्या होगा। सो ये तीसरी लिमिटेशन थी। ठीक है, जो एटॉमिक मासेस थे उनकी पीरियोडिक टेबल में एकदम बढ़ते हुए उसमें नहीं थे। सो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा था कि कितने एलिमेंट्स और हो सकते हैं, स्पेशली हैवियर एलिमेंट्स के लिए। सो ये तीसरी लिमिटेशन थी। ठीक है, सो ये थे हमारे तीसरे साइंटिस्ट। सो उसके बाद हमारी आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हेनरी मोसले ने लाई थी। हेनरी मोसले मेंडलीव को ही अपना गुरु मानते थे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने आज जितने भी पॉइंट्स आपको अंडरलाइन कराए, जस्ट मेक प्रॉपर नोट्स एंड व्हाट्सएप मी। रीड दिस चैप्टर अप टू पेज 85। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 3 साइंटिस्टों ने कोशिश किया एलिमेंट्स को सेट करने का, बट दे ऑल फेल्ड। मेंडलीव ने बहुत अच्छी कोशिश की। नाउ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।